स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए, आज की क्लास जो इससे पहले आपने एडजेक्टिव क्लास पढ़ी थी कि एडजेक्टिव क्लास हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से बनाते हैं, तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस क्लास है ये। और बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, पूरे सेंटेंस आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 10 सेंटेंस ले चुका हूँ और 10 सेंटेंस में आपको एक गज़ब की ट्रिक मिलेगी। और बहुत ज़्यादा ट्रैप करने वाले सेंटेंस हैं, बहुत इजी नहीं है और बहुत टफ नहीं है। मतलब अगर हमको कोई चीज़ बनानी आती है तो वो आसान है, और आसान भी चीज़ अगर हमको नहीं आती है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, मैं लास्ट सेंटेंस से मतलब अपवर्ड लेकर चलूँगा। वजह ये है कि जैसे जैसे मैं ये सेंटेंस बनाऊँगा वैसे वैसे मैं इरेज भी करता जाऊँगा और मेरे लिए स्पेस निकलता आएगा। तो फिलहाल सेंटेंस देखिए और बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इंग्लिश है और इसमें जो ग्रामर है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक नए रूप में आकर के ट्रैप करती है, यानी उलझाती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है, दे आर हेल्दी, द हेल्दी डू नॉट नीड ए डॉक्टर। वे स्वस्थ हैं और स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हमको बनाना पड़े तो हमारे पास क्या है तरीका कि हम या तो रिलेटिव प्रोनाउन लें और या फिर रिलेटिव एडवर्ब लें। तो एक्चुअली देखा गया है, तुमने भी और मैंने भी पढ़ाया था कि अगर हमें प्लेस के लिए लेना है तो रिलेटिव एडवर्ब टाइम के लिए लेना है, मैनर के लिए लेना है, रीज़न के लिए लेना है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब आते हैं, वाई है, हाउ है और वेन है और ये वेयर है। तो ये लेते हैं। अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की बात करते हैं तो फिर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लेना होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन एक प्रकार का नाउन ही होता है, कोई वस्तु है तो वो भी नाउन होता है, और नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है वो प्रोनाउन होता है। इसलिए वहाँ पर हमको लेना होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं एक प्रकार से कंजंक्शन का ही काम करते हैं, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे ले लेंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस यानी जो 10वां लेंगे हम, यहाँ 10वां सेंटेंस लेने का रीज़न रहेगा, ये बनाने का तरीका। तो हम लिखेंगे दोज हु आर हेल्दी, फिर यहाँ पर दोज हु आर हेल्दी डू नॉट नीड ए डॉक्टर, डू नॉट नीड ए डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर दोज दे हटा दिया हमने, दे आर हेल्दी। दे कोई भी हो सकता है, दे का मतलब एक पीपुल से होता है, लोगों से होता है, मतलब लोग स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, मतलब हम यहाँ पर किसी तरह से किसी को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। जनरली यूँ ही कह दिया वे स्वस्थ हैं। अब वे स्वस्थ हैं मतलब लोग स्वस्थ हैं, इसका एक अर्थ और होता है वे स्वस्थ रहते हैं, अर्थात लोग स्वस्थ रहते हैं। तो लोग स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ लोगों को जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ में द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है। हेल्दी माने स्वस्थ होता है, लेकिन द हेल्दी माने स्वस्थ लोग होता है। तो स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर उन्हीं स्वस्थ लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मतलब लोग स्वस्थ होते हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम यहाँ पर दे और फिर हु नहीं लिख सकते, क्योंकि दे एक पर्सनल प्रोनाउन है और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए लेना है क्योंकि हमें किसी खास लोगों की तरफ हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है। वो खास लोग कौन से हैं? स्वस्थ लोग हैं, अर्थात वे लोग जो स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी दे हु करके बनाया ही नहीं जाता है। दोज हु आर हेल्दी, दोज हु आर हेल्दी, और दोज में द पीपुल छिपा हुआ है। द पीपुल भी लिख सकते हो, लेकिन जहाँ यहाँ पर अगर दे लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करके दोज लेना पड़ेगा। और जब ये लेंगे आप तभी सही होगा, या तो द पीपुल लीजिए। तो यहाँ दे को फिर ले करके फिर हु लगाना ये पूरा गलत प्रयोग है, इसलिए यहाँ दे नहीं लेना है। यहाँ पर आपको लेना है दोज।
तो दोज हु आर हेल्दी, वे लोग जो स्वस्थ रहते हैं, डू नॉट नीड ए डॉक्टर, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरह से बनाया गया। दे की जगह दोज हम क्यों लाए, क्योंकि दोज डिमॉन्स्ट्रेट करता है स्वस्थ लोगों की तरफ, और दे क्या करता है, दे जब हम किसी नाउन की चर्चा करते हैं, इसके बाद जब हम प्रोनाउन लाते हैं, किसी जो पार्टिकुलर पर्सन होता है उसके लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो दे करते हैं। हालांकि यहाँ पर सेंटेंस देने का जो उसका ढंग होता है वो यही होता है। दोज आर हेल्दी नहीं कहेगा, दोज आर हेल्दी पहले से कैसे कह देगा, जब डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कैसे, पहले हम बात करें तब हम उसके बाद उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। दे आर हेल्दी का मतलब होता है लोग स्वस्थ होते हैं, अर्थात वे लोग स्वस्थ रहते हैं, नहीं लोग स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर दे का सेंस पीपुल भी होता है। तो यहाँ पर पीपुल लिखा नहीं है, लिख देगा तो उसमें क्या होगा, लिख देगा तो ईजीनेस आ जाएगी, आसानी आ जाएगी, कंफर्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्टूडेंट को आसानी से बना देगा। और आसानी से बना देने का मतलब क्या है कि आपके टैलेंट का सर्च नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ऐसा देता है। जब ऐसा देता है तो आपको समझना होता है और फिर आप समझ कर उसको बनाते हैं। तो दोज हु आर हेल्दी डू नॉट नीड ए डॉक्टर। यहाँ पर ये 10वां सेंटेंस है और 10वां सेंटेंस ये बन चुका, तो मैं 10वें से इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद सेंटेंस आपका है नोबडी अप्रिशिएटेड द वे, किसी ने उस तरीके को प्रशंसा नहीं की, किसी ने भी उस तरीके की प्रशंसा नहीं की। शी बिहेव्ड एट द पार्टी, उसने पार्टी में व्यवहार किया। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंस को देता है कि आपको फील हो जाता है कि यहाँ कहना क्या चाहता है। किसी ने भी उस तरीके की प्रशंसा नहीं की जिस तरीके से उसने बिहेव किया। तो कंपैरिजन में एक कंपैरिजन अलग चीज़, एक मैनर होता है। मैनर मतलब एक तरीका, ढंग बताता है। तो यहाँ पर वही ढंग है। और मैनर हमको पता कैसे चलता है, क्योंकि वे हमारा मैनर ही बताता है। तो यहाँ पर मैनर के लिए हमें एज देना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो कैसे बनाएंगे, नोबडी, नो नंबर, नोबडी फिर यहाँ पर एप्रिसिएटेड द वे as she behaved at the party। तो किसी ने भी उस तरीके की प्रशंसा नहीं की जिस तरीके से, यानी जैसा उसने पार्टी में व्यवहार किया। अब समझने वाली बात यह है कि जो एज होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और एज एक कंजंक्शन भी होता है। अगर ये कंजंक्शन है, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन भी एक कंजंक्शन होता है, लेकिन अगर हम इसको टाइम है, प्लेस है, रीज़न है, कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है, मैनर है, रिजल्ट है, कंडीशन है, ऐसे ग्रुप में जा कर के अगर उसके कंजंक्शन की यूज़ करते हैं तो वह एडवर्ब क्लास बनाएगा। एडवर्ब क्लॉज जो कि कंजंक्शन से बनती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। लेकिन हम एडवर्ब क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हालांकि हेडिंग डालने का स्पेस नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला, लेकिन हम ये टोटल एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंस पढ़ रहे हैं टोटल। इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, रिलेटिव नाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। और इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो इनसे पहले जस्ट उसका एंटीसीडेंट आता है। अगर एंटीसीडेंट आ रहा है तो वह एडजेक्टिव क्लास में बनेगा, अगर एंटीसीडेंट नहीं आ रहा है तो वह एडवर्ब क्लास में बन जाएगा। अगर हम इसका द वे हटा दें तो ये सीधे एडवर्ब क्लास में बन जाएगा। लेकिन इसमें द वे है, और द वे माने तरीका, तरीका मतलब जैसा, जैसा भी तो तरीका बताता है, जिस तरह से। और जिस तरह से का मतलब होता है जिस ढंग से, और ढंग क्या है, एक तरीका है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका एंटीसीडेंट दिया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यू कैन हैव एनीथिंग, और फिर हम कर दें फुल स्टॉप, फिर वाट एवर यू लाइक। दो सेंटेंस हो गए। तुम कुछ भी ले सकते हो, वाट एवर यू लाइक जो तुम पसंद करते हो। सेंटेंस इसी तरह अलग अलग दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक अधूरी क्लॉज लग रही है
ये पूरी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज लग रही है, सेंटेंस अधूरा सा है, फिर भी वो देगा तो कुछ इसी तरह का देगा। अब जिस समय आप ये जोड़ते हो तो यहाँ पर देखिए संभवतः नीचे शायद ना दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। यू कैन हैव एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, ठीक है ना, वॉट एवर यू लाइक, जो तुमने यहाँ ये बनाया है, ठीक है ना। तो वॉट एवर अगर आता है और एनीथिंग आता है, तो जब एनीथिंग आए तो वॉट एवर ना आए, फिर आपका क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए दैट। यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू लाइक, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। विच और वाट उसमें नहीं आता, और जब आप दैट लगाओगे तो आपका एडजेक्टिव क्लास बनेगा। और ये आपका एडवर्ब क्लास कब बनेगा, जब आप बहुत अच्छे से देख लीजिए एक बार, यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू लाइक, ये एडजेक्टिव क्लास बना। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वाट एवर आपका कंजंक्शन होता है, वाट एवर आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। लेकिन दैट से बनाओगे तो एडजेक्टिव क्लास बनेगा, वाट एवर से बनाओगे तो ये एडवर्ब क्लास बनेगा, फिर वो वाट एवर आपका कंजंक्शन है। तो अगर ऐसे बनाओगे तो इसमें फिर एनीथिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग चूंकि उसका एंटीसीडेंट है, यू कैन हैव वाट एवर यू लाइक, यू कैन हैव वाट एवर यू लाइक, तुम ले सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। अब ये एडवर्ब क्लास बन गया। और पहले क्या था, यू कैन हैव एनीथिंग। एनीथिंग मतलब क्या है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है, और दैट के पहले अगर एंटीसीडेंट एनीथिंग है तो फिर वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अगर उसको बनाना होता है तो फिर ये एनीथिंग, एनीथिंग के बाद दैट, दैट के बाद यू लाइक। और अगर आपको एडवर्ब क्लास बनाना है तो यू कैन हैव वॉट एवर यू लाइक, तुम ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। तो इस तरह से अगर एनीथिंग हटेगा तो वॉट एवर रहेगा, और एनीथिंग रहेगा तो वॉट एवर हटेगा और उसकी जगह दैट लगेगा। और अगर दैट लगेगा तो वो एडजेक्टिव क्लास होगी, और वॉट एवर लगेगा तो वो एडवर्ब क्लास होगी। ये अंतर है, कॉम्प्लेक्स दोनों है, जो चाहो वो बना सकते हो। अगर ये बनाओगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये भी सही होगा वॉट एवर से भी, और अगर दैट से बनाओगे तो दैट से भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा, और वो भी सही जाएगा पूरी तरह से। तो इसी तरह से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस जो बना है, तो अगर द वे लगा है और फिर एस लगा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। मतलब उस तरीके को, उस ढंग को किसी ने भी प्रशंसा नहीं की जिस ढंग से उसने पार्टी में व्यवहार किया। अगर इसको एडवर्ब क्लास में बनाना है तो द हटा दीजिए। नो बॉडी अप्रिसिएटेड एज बिहेव्ड एट द पार्टी, किसी ने भी उसको प्रशंसा नहीं की जिस तरह से उसने व्यवहार किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि कब आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कब आपका कंजंक्शन होता है, कब आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होती है और कब आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। हालांकि दोनों तरह से ही सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं, बट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब वो एडवर्ब क्लास में है और कब वो एडजेक्टिव क्लास में है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बनाने का आइडिया बना रहता है। इससे हम सेंटेंस को भली बात जान रहे होते हैं कि हम किस क्लॉज में बना रहे हैं और किस तरह का यूज कर रहे हैं, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। तुम एनीथिंग भी लगाओगे, वॉट एवर भी लगाओगे, और हो सकता है एनीथिंग हटा करके आप दैट लगा दो तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये 9 नंबर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज मिड नाइट द ट्रेन्स कोलाइडेड देन, आधी रात का समय था तब रेलगाड़ियाँ टकरा गई। कोलाइड माने टकराना होता है, टक्कर होना, कोलाइड माने। तो इट वॉज मिड नाइट, ये इसमें क्या सजेस्ट कर रहा है, मिड नाइट क्या है, एक टाइम है। आधी रात का समय, सुबह का समय, रात का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, ये क्या है, ये सब टाइम है। और जब टाइम बताता है तब क्या लगता है, तब वेन लगता है, वेन, ठीक है ना। तो अब अगर हम ऐसा करते हैं कि इट वॉज, 8वां नंबर, इट वॉज midnight when the trains collided
तब आपका सेंटेंस एकदम सही है। देन हमको हटा देना है। देन का मतलब क्या होता है? तब। तब के बदले क्या आ जाता है? वेन, यानी जब। आधी रात का समय था जब गाड़ियां टकरा गईं। वेन एक रिलेटिव एडवर्ब है, एक रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब है ये, टाइम बताता है। रिलेटिव एडवर्ब मैनर बताता है। रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। रिलेटिव एडवर्ब फिर क्या बताएगा? फिर आपका बताएगा प्लेस, और रिलेटिव एडवर्ब आपका बताएगा टाइम, रीजन, ये बताएगा। तो यहाँ पर इट वॉज मिडनाइट व्हेन द ट्रेन्स कोलाइडेड। अब यहाँ पर वेन के पहले क्या दिया है? मिडनाइट। मिडनाइट क्या है? टाइम। तो वेन का एंटीसीडेंट पूरी तरह से दिया है कि नहीं दिया है? जो ये है वही ये है। वेन मतलब जब, कब? आधी रात को। आधी रात को कब? आधी रात को, अर्थात आधी रात का समय था जब गाड़ियां टकरा गई। तो ये लगभग एक जैसे होते हैं, और यही एंटीसीडेंट का प्रयोग होता है, यही एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जब एंटीसीडेंट दिया हो तो वह एडजेक्टिव क्लास बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बन गया है, टाइम दिया है इसलिए वेन लगाया, और आपका सेंटेंस एकदम सही है, एडजेक्टिव क्लॉज में बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो 8वां सेंटेंस है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज में इस तरह बनेगा। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7, तो गुड डीड्स लिव आफ्टर मैन। अच्छे कार्य लोगों के बाद रहते हैं। दे डू देम इन देयर लाइफ, वे अपने जीवन में उन्हें करते हैं। तो अब समझ में आ रहा ना, अच्छे कार्य जो लोग करते हैं जीवन में वे उनके बाद रहते हैं। बन गया सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक एक शब्द को बहुत ही सेलेक्ट करके रखना होता है, तब हमारा सही स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर है क्या कि गुड डीड्स लिव आफ्टर मैन। ठीक, तो अब बनाएंगे कैसे? देख लीजिए कैसे बनाएंगे। गुड डीड्स, गुड डीड्स दैट मैन डू इन देयर लाइफ। अब फिर लिख देंगे लिव आफ्टर देम। ये बनेगा। अब देखो कैसे सेट किया। अच्छे कार्य लोगों के बाद रहते हैं, वे उन्हें अपने जीवन में करते हैं। तो अच्छे कार्य जिन्हें या जो लोग अपने जीवन में करते हैं उनके बाद रहते हैं। इस तरह से इसको सेट करना पड़ेगा। गुड डीड्स के बाद दैट ही लगाना है आपको। हालांकि इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ये एक मतलब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमको दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। तो गुड डीड्स दैट, दैट का प्रयोग वैसे कई जगहों पर होता है। दैट का प्रयोग किसी दिन डिटेल में लेना पड़ेगा, उसको ले लेंगे। दैट का प्रयोग केवल एक जगह नहीं होता, दैट का प्रयोग स्पेशल तरीके से कई जगह पर होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो। कि कब, जैसे मान लें हमने ये कहा कि वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है, ऐसी कौन सी चीज़ है। अब अगर हम कहते हैं वो कौन है, अब हम कहते हैं हु इज़ हु ट्रबल्स यू, गलत। मतलब हु इज़ द मैन दैट ट्रबल्स यू, मतलब एक ही सेंटेंस में दो बार हु नहीं आ सकता कि एक क्वेश्चन करे एक रिलेटिव प्रोनाउन बने। तो जब कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, उसके साथ भी हमारा दैट का प्रयोग ही किया जाता है। इसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर पर्सन के लिए भी दैट का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। अनइजी लाइज द हेड, और हेड क्या होता है? आदमी होता है। दैट वियर्स द क्राउन, बेचैनी उसके सिर पर निवास करती है जो ताज पहनता है। अर्थात परेशानी उसको महसूस होती है, टेंशन उसे होती है जो जिम्मेदारी लेता है। खैर ये काफ़ी इडियोमैटिक सेंटेंस है, और इन सारे सेंटेंसेस को किसी दिन लिया जाएगा, दैट का प्रयोग डिटेल में चलेगा। फिलहाल काम बहुत है, समय बिल्कुल कम है। फिलहाल गुड डीड्स दैट मैन डू, अच्छे कार्य जो लोग करते हैं, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, लिव आफ्टर देम। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो कॉमा अप्लाई कर सकते हैं। गुड डीड्स कॉमा दैट मैन डू इन देयर लाइफ कॉमा, और लिव आफ्टर देम यहाँ पर कॉमा, और लिव आफ्टर देम। ये किस तरह से प्रयोग किया जाता है? अगर आपकी क्लॉज
ठीक। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद पूरी एकदम फ्रीली आती है लास्ट तक, तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के दो भाग करती हुई बीच में आती है तो फिर कॉमा की जरूरत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे हम ये लिख दें कि दिस इज द बॉय हु वॉज वीपिंग यस्टरडे, यही वो लड़का जो कल रो रहा था। यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर लास्ट तक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो ये बीच में किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रही है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सीधे दूसरी क्लॉज, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आधी यहाँ है और आधी ये है। तो ये क्या कह रहा है, गुड डीड्स लिव आफ्टर देम, अच्छे कार्य उन लोगों के बाद रहते हैं। कौन से अच्छे कार्य, जो लोग उन्हें अपने जीवन में करते हैं। तो ये जो आपका पार्टीशन है, ये जो पार्ट है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो आधा हिस्सा इधर और आधा बाद में, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज के दो टुकड़े हो जाते हैं, बीच में सबऑर्डिनेट आती है, तो फिर दो कॉमा लगाए जा सकते हैं। एक यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो और एक यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो। तो अगर कॉमा जब लगाना है तो कॉमा लगाने का सिस्टम ये है, कुछ लोग ऐसे में यहाँ कॉमा लगा देते हैं कि दिस इज द बॉय, नहीं, ये कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में है, सीधे जाएगा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। दिस इज द बॉय हु वाज वर्किंग यस्टरडे, यही वो लड़का है जो कल रो रहा था। इसमें कहाँ विराम आ रहा है, किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं है, इसलिए इसमें कॉमा की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कॉमा की ज़रूरत यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पे ब्रेक लगता है, फिर बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में ब्रेक लगता है और फिर प्रिंसिपल क्लॉज आती है। तो ब्रेक का मतलब कॉमा, कॉमा का मतलब अल्प विराम, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है और ध्यान रखना है। कॉमा वैसे बुक्स वगैरह में ज़्यादा नहीं लगा होता है, फिर भी कहीं कहीं पर विशेष तौर पे लगा होता है। तो अब अगर आपको ये है कि हमें हर जगह कॉमा अप्लाई करना है तो कॉमा लगाने का सिस्टम मैंने तुम्हें बता दिया। और अगर तुम्हें ये है कि नहीं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वर्ड्स आपके क्लियर रखे होना चाहिए, फिर भी कॉमा लगाएं तो अच्छा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सेंटेंस आपका 7वां बन गया। कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि तुम्हारी समस्या, तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर सकूं। और नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो जारी रहता है अपने हिसाब से। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं, देखो कमेंट नहीं आते हैं, और कमेंट नहीं आने का मतलब है कि बच्चों को कोई शिकायत नहीं है, यही माना जाएगा ना। पर कमेंट आने चाहिए। कमेंट, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट आना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं है तो कमेंट आना चाहिए। अगर बिल्कुल पूरी तरह से डाउटलेस हैं तो कमेंट आना चाहिए, और अगर डाउटफुल है तो कमेंट आना चाहिए। एनीवे हर हाल में कमेंट आने चाहिए, बट हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर तरीके से कमेंट नहीं आते हैं, तो उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि कमेंट करना थोड़ा सा, जो व्यूअर होता है ना, वो थोड़ा उलझन समझता है उसमें, एक बहुत बड़ा काम समझता है। अरे कौन लिखे, हटाओ, क्या करना है, लिख करके देख लिया, आ गया समझ, बात खत्म। किसी ने नहीं देखा, आप नहीं देखा तो कमेंट क्या करें, देखते तो कमेंट कर देते। किसी ने क्या किया, देखा भी नहीं, नाइस वीडियो लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, वो हमदर्दी हो गई, मतलब वो अप्रिसिएशन नहीं हुआ। वो वर्क के प्रति जो लेबर किया गया और जो मेथड बताया गया, जो रूल्स पढ़ाए गए, जो उनका रूल्स का एक इम्पोर्टेंस है, तरीका है, जो वो नॉलेज है, वो उसका अप्रिसिएशन नहीं है। वो हमारे और व्यूअर के बीच में जो एक अटैचमेंट है, ये उसका अप्रिसिएशन है। तो नाइस वीडियो सर लिख दिया, तो अब चूँकि कमेंट उसका आता है तो अच्छे तो लगते ही है, चलो इसने देखा हो ना देखा हो, लेकिन नाइस वीडियो तो लिखा तो कम से कम खुशी तो होती है। और समझ लो अगर वो देख करके फिर कमेंट लिखता है तो कितनी बड़ी खुशी होगी। फिलहाल अब मैं खुशी को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इसलिए सेंटेंस को एक्सप्लेन करता हूँ। आई मेट अ बॉय इन द स्ट्रीट, ही हैड अ न्यू साइकिल। मैं गली में एक लड़के से मिला, उसके पास एक नई साइकिल थी। अब है तो सीधा कि मैं गली में एक लड़के से मिला जिसके पास एक नई साइकिल थी, लेकिन अब हम इसको अगर ऐसे बनाते हैं, छठवां, अभी मैं टेम्पररी बना रहा हूँ, इसको फाइनली बाद में बनाऊँगा। आई मेट ए बॉय, ठीक है ना, इन द स्ट्रीट,
हु हैड ए न्यू साइकिल। सेंटेंस बन गया। सेंटेंस जैसे बनाना था वैसे बना, लेकिन फिर भी वैसा नहीं बना जैसे बनना चाहिए। हम जो सोच रहे थे वैसा बना दिया, हम जो बोल रहे थे वैसा बना दिया। गली में मैं एक लड़के से मिला जिसके पास एक नई साइकिल थी, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली फॉल्ट है। ग्रामेटिकल क्या फॉल्ट है? ग्रामेटिकल ये फॉल्ट है कि जो हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिया है, इसका नियम होता है कि ये पूरा प्रयास करें कि रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के बाद ही आना चाहिए। ये जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आए ठीक उसके पहले उसका एंटीसीडेंट आना चाहिए। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जिसके लिए हु लगा है वो भी उसके पास में ही आना चाहिए। हु हमने किसके लिए लगाया? लड़के के लिए जिसके पास एक नई साइकिल थी। ही हैड मतलब हु हैड। ही किसके लिए? बॉय के लिए। तो हु किसके लिए? बॉय के लिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए हमारा ये सेंटेंस डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब हमने गली को एंटीसीडेंट बना दिया। मतलब मैं एक लड़के से गली में मिला जिसके पास एक, तो गली के पास साइकिल नहीं थी, लड़के के पास साइकिल थी। इसलिए अगर हम इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको, तो अब ये हु इधर आ जाएगा, लेकिन इन द स्ट्रीट फिर लगाएंगे कहाँ? इन द स्ट्रीट लगाएंगे पहले, मतलब इसको वहाँ से निकाल लेंगे। ये इसका बेहतर तरीका है। अगर हम वहीं पर लगाते हैं, ठीक, अगर हम बाद में लगाते हैं तब भी गलत है, क्योंकि सेंटेंस में इन द स्ट्रीट इसका पार्ट है, उसका पार्ट नहीं है। साइकिल गली में नहीं थी, साइकिल उसके पास थी, इसलिए गली में किसके क्या हुआ? गली में उस लड़के से मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द स्ट्रीट, फिर कॉमा लगा दिए, आई मेट ए बॉय, फिर कर देंगे हु हैड ए न्यू साइकिल। गली में मैं एक लड़के से मिला जिसके पास एक नई साइकिल थी। इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को हमने निकाल कर बाहर कर लिया। अर्थ बिल्कुल वही बन रहा है जो हम पहले बना रहे थे, लेकिन अब जो हमारे सेंटेंस में जो फॉल्ट हो रही थी, जो हम स्ट्रीट के लिए हु यहाँ सेट कर रहे थे, वो बिल्कुल सही हो गया। अब हमारा जो हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? वो लड़के के लिए आ रहा है। यही इसका एंटीसीडेंट है और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। कंजंक्शन भी यही है, एक रिलेटिव कंजंक्शन का काम भी करता है। तो गली में मैं एक लड़के से मिला जिसके पास एक नई साइकिल थी। इसमें इतनी ट्रिक थी। अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आता है तो देखो कि कहाँ पर क्या डिस्टर्ब हो रहा है, प्रयास ये किया जाता है और तभी आपका सेंटेंस मोस्टली सही होता है। अगर वो चीज़ हम अपने माइंड से एडजस्ट कर लेंगे, नहीं सही तो है, क्या दिक्कत है, तो दिक्कत है उसमें, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसको सही से सेट करने की कोशिश करिए और सही सेट हो भी जाएगा अगर हम प्रयास करेंगे तो। इन द स्ट्रीट आई मेट ए बॉय हू हैड ए न्यू साइकिल। गली में मैं एक लड़के से मिला जिसके पास एक नई साइकिल थी। अब बिल्कुल सेट है, जो जहाँ शब्द आना चाहिए वहीं पे आ रहा है। तो ये आपका छठवां सेंटेंस था। अब देखिए, लिखा चाइल्डहुड इज अ टाइम वन कैन टीच गुड हैबिट्स टू चिल्ड्रन। बचपन एक अवसर है, बचपन एक समय है, कोई भी व्यक्ति बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकता है। तो कब सिखा सकता है? बचपन में सिखा सकता है। वो कह रहा है बचपन एक समय है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पांचवा सेंटेंस बहुत आसान है, चाइल्डहुड इज ए टाइम, क्या लगाएंगे? वो टाइम के लिए क्या लगाते हैं? वेन लगाते हैं। वेन लगा टाइम के लिए, टाइम इसका एंटीसीडेंट है, बिल्कुल सही सेट है। वेन वन कैन टीच गुड हैबिट्स टू, अर्थात चाइल्डहुड एक ऐसा समय है जब कोई भी व्यक्ति बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकता है। फिर थोड़ा सा सिस्टम, कहने का ढंग, तरीका, स्ट्रक्चर थोड़ा बदलना होता है। हिंदी में, हिंदी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल तरीके से लेके चलनी पड़ती है। मतलब इंग्लिश का सेंटेंस ग्रामर बेस पे चलता है, हिंदी को हम अपने कई तरीके से बोल लेते हैं। तो बचपन एक ऐसा समय है जब हम बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा सेंटेंस सेट होना चाहिए बिल्कुल वही। अच्छा, अगर इसमें हम सिंपल बनाए इसको, चाइल्डहुड इज अ टाइम वन कैन टीच गुड हैबिट टू चिल्ड्रन, अगर हम इसको सिंपल बनाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर वन कैन टीच गुड हैबिट्स टू चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड। अब इन देयर चाइल्डहुड,
अर्थात बचपन में कोई भी व्यक्ति बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकता है, बन जाएगा सेंटेंस। तो सिंपल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, ये रिलेटिव एडवर्ब लगा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। व्हेन है, हाउ है, व्हाई है, वेयर है, ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो ये टाइम को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर व्हेन लगा है तो ये टाइम है। इसलिए यहाँ पर भाई अगर पर्सन हो तो हु, हुम, हु जाएगा, और वस्तु हो तो विच या दैट आएगा। तो वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या है, ये चाइल्डहुड इज टाइम। टाइम क्या है यहाँ पर, मतलब पूरा क्या दिया हुआ है, बचपन एक अवसर है, ठीक है ना। वेन वन कैन टीच, कब सिखा सकता है, मतलब बचपन में सिखा सकता है। ये पूरी क्लास क्या करेगी, इन देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में। तो ये पूरा जाकर क्या बन जाता है, ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। और उसी एडवर्बियल फ्रेज के लिए हम लगाते हैं वेन। कब सिखा सकते हैं हम, बचपन में सिखा सकते हैं। कब, जब वो बचपन में हो। तो बचपन एक ऐसा अवसर है जब कोई भी व्यक्ति उनको अच्छे आदतें सिखा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये बन गया सेंटेंस, रिलेटिव एडवर्ब की मदद से एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, पूरी तरह से बिल्कुल सही बन गया। 5 नंबर सेंटेंस कंप्लीट। अब लिखा हुआ आई हैव नो फ्रेंड, आई कैन नॉट टॉक टू हिम। बहुत बढ़िया सेंटेंस है और मज़ा आ जाएगा। और मैं तुमको अगर 10 सेकंड का टाइम दूं कि इसको बना दो, तो मुझे रिप्लाई चूँकि इतनी जल्दी कर नहीं सकते हो क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, फिर भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि हाँ सर आपके बताने से पहले हमने बना लिया था और ये बनाया था, अथवा नहीं बना पाए थे, यह बनाया था तो थोड़ा गलत हो गया था। कमेंट करके बता सकते हो अगर इच्छा हो तो। बाकी कमेंट तो अपनी इच्छा ही से होता है ना। आई हैव नो फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। आई कैन नॉट टॉक टू, मैं उससे बात नहीं कर सकता। अर्थात जब मेरा कोई मित्र नहीं है तो मैं उससे बात कर ही नहीं सकता। तो मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बन गया सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई हैव नो फ्रेंड whom I can talk, और फिर लगाएंगे टू। आई हैव नो फ्रेंड whom I can talk to, मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। देखिए कितना टेक्निकल सेंटेंस है, इधर कैन नॉट लगा है और इधर कैन लगा हुआ है। ये इसका नॉट कहाँ चला गया, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार तो नॉट लगाओगे, पूरा सेंटेंस निगेटिव है और एक ही जगह पर आपका नॉट लगेगा, तो वो लगा है नो। आई हैव नो फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा दोनों जगह क्यों लगा है, क्योंकि दोनों जगह इसलिए लगे क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। दोनों सेंटेंस अलग है, दोनों सेंटेंस के बोलने का जो तरीका है वो अलग है, दोनों का सेंस अलग है। मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर सकता। तो चूँकि जब मेरा मित्र नहीं तो मैं बात नहीं कर सकता, तो मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो बाद वाले सेंटेंस में नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ये कहें कि मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात नहीं कर सकता, गलत, हिंदी वाक्य भी गलत होगी। तो मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, तो आई हैव नो फ्रेंड, और पर्सन के लिए हु, हुम, हुज लगता है। क्योंकि बात आप करोगे और जिससे बात करोगे वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हुम आता है। और हुम ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट है फ्रेंड। हुम और फ्रेंड दोनों एक ही है। जो मित्र है उसी के लिए कह रहे हैं जिससे मैं बात कर सकूं, हुम आई कैन टॉक। और टू क्या होता है, टू आपका कंप्लीशन है, अर्थात टॉक के साथ टू लगता है। तो इसलिए वहाँ पर ये पूरी फुल वर्ब फुल सेंस देने के लिए टू लगाना होता है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नो फ्रेंड हुम आई कैन टॉक टू, मेरा कोई मित्र नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। तो यहाँ पर ये चौथा सेंटेंस है जो बिल्कुल एकदम से सही बना है। और जब ये बनाओगे तभी सही होगा, अगर नॉट तुमने अप्लाई कर दिया तो फिर वो सेंटेंस आपका सही नहीं बनेगा। फिलहाल तो मेरे पास अब काफ़ी मैदान है, जगह ही जगह है, इसलिए मैं और आगे के सेंटेंस साफ नहीं करूँगा, और करूँगा तो फिर कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, क्योंकि एक एक सेंटेंस बनते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख लो कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे 3rd नंबर का सेंटेंस है ही बॉट अ न्यू बुक, उसने एक नई बुक खरीदी, इट्स प्राइस इज वेरी चीप, मतलब उसने एक नई पुस्तक खरीदी जिसकी कीमत, अर्थात इसकी कीमत, ठीक है ना, इसकी कीमत बहुत सस्ती है, यानी बहुत कम है। अब काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि हम हुज लगाएं जिसके के लिए, चूंकि हुज आता है ना, या फिर विच लगाएं। विच लगाते हैं तो जिसके का सेंस नहीं निकलेगा, जो निकलेगा। अगर इट्स लगा है
तो हमें उसका पॉजिटिव केस ही देना चाहिए। अब पॉजिटिव केस होता है हुज, और हुज आता है पर्सन के लिए, ओ तो बिग प्रॉब्लम। करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो हम वस्तुओं के लिए प्रोनाउन लगाते हैं उसी के साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो पॉजिटिव प्रोनाउन का सेंस देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही बॉट अ न्यू बुक, ठीक है ना। आप पुस्तकों के लिए लगाते हैं विच, लेकिन इस विच के साथ में जोड़ देंगे यहाँ पे ऑफ। ऑफ विच माने जिसकी, ऑफ विच द प्राइस इज, फिर कर देंगे वेरी, फिर कर देंगे चीप। ये हमने बनाया हुज के बदले। हुज लगा नहीं सकते, हुज लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हु हुम हुज पर्सन के लिए ही होता है। या फिर कोई वैसे प्राणी हो, मान लो कुत्ता शेर ऐसे करके, और उनको पर्सनलाइज किया जा रहा हो ना, शेर बोला, कुत्ता बोला, लोमड़ी बोली, मुर्गा बोला, तो ऐसे जब कहानियों में आते हैं ना तो उन्हें पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर क्या हो जाता है, हु हुम हुज का भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम ही और सी का भी यूज कर लेते हैं। तो जब हम ही सी का यूज कर लेते हैं तो फिर उसके लिए हु हुम हुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, और उस वस्तु के लिए हमें हुज का प्रयोग करना है, लेकिन विच माने जिसका नहीं होता है, इसलिए बीच में डालना पड़ेगा ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा ही बॉट ए न्यू बुक ऑफ विच द प्राइस इज वेरी चीप। उसने एक नई पुस्तक खरीदी जिसकी कीमत ऑफ विच द प्राइस इज वेरी चीप, बड़ी सस्ती है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सेंटेंस है। और देखो हर बार एक नई बात सामने निकल कर आती है और इसका प्रयोग आपको थोड़ा सा सरप्राइज करता है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस, हालांकि ये यहाँ पे सेंटेंस हो गया। आई हैव मेट ऑल द बॉयज़, मैं सारे लड़कों से मिल चुका हूँ। दे आर स्टडिंग इन द कॉलेज, वे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो मैं उन सारे लड़कों से मिल चुका हूँ जो विद्यालय में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक। तब यहाँ पर लिखेंगे आई हैव मेट ऑल द बॉयज़, और फिर यहाँ पे लगाएंगे दैट। दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हुआ है। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे आई वॉन्ट ऑल दैट यू हैव, यहाँ पर आपका क्या आएगा, दैट, ऑल के बाद दैट आएगा। जैसे एक सेंटेंस तुमने पढ़ा होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर वो वस्तु जो चमकती है सोना नहीं होती है। तो ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट। हालांकि यहाँ पर बॉयज आया हुआ है, लेकिन अगर ऑल आ जाएगा, अभी एक सेंटेंस और है इसी तरह का, एनी ऑफ देम, एनी आ रहा है, एनी आ रहा है, ऑल आ रहा है, ओनली आ रहा है, अदर्स आ रहा है, इतने जितने भी इस तरह से आ रहे हैं, ठीक। एनीथिंग आ रहा है, एनी वन आ रहा है, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसके बाद आपको दैट लगाना ही होगा। दैट लगाओगे तभी आपका सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल है। और जब उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव मेट ऑल द बॉयज दैट आर, अब देखो थोड़ा है ना अलग टाइप का, दैट आर स्टडिंग इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। स्टडिंग इन द कॉलेज, ये तो यहाँ पर दैट इसी वजह से लगा है क्योंकि ये ऑल लगा हुआ है। अगर होता है आई हैव मेट द बॉयज या आई हैव मेट द बॉयज तो हो जाएगा हु इज या हु आर, ऐसे करके हो जाएगा। क्योंकि ऑल लगा है इसलिए आपका ऑल के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, ऑल दैट, ऑल दैट, ऑल दैट। हालांकि बीच में बॉयज है लेकिन ऑल है ना, तो ऑल की वजह से आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट ऑल दैट यू हैव, मैं वो सब चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है, तो ऑल के बाद दैट, इसी तरह ऑल दैट। तो ये ही प्रयोग है इसका। और इस तरह से आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से बनाए रखनी है, और नहीं तो प्रॉब्लम ऐसे सेंटेंस में होना तय है, कोई बचाव नहीं है। अगर इन चीज़ों को लड़का नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, अथवा उसको जानकारी में नहीं है, तो ये आगे चल करके सिंटैक्स में, स्पॉटिंग एरर में,
ग्रामर में कंपटीशन में इसके लिए लड़के के लिए ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद सेंटेंस है आपका पहले तक पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो एनी ऑफ द मैन, मैं उन लोगों में किसी को नहीं जानता हूँ। दे लिव हियर, वे यहाँ रहते हैं। तो आई डोंट, ठीक, फिर नो, फिर क्या लिखेंगे, एनी ऑफ द मैन, ठीक, और फिर कर देंगे दैट, और फिर कर देंगे लिव, फिर कर देंगे हियर। ये दैट और ये आपका एनी आ रहा है, एनी ऑफ द मैन, ठीक, एनी ऑफ द मैन और दैट लिव हियर। और इसकी वजह से देखना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आया वो इसकी वजह से आया, लेकिन ये वर्ब आएगी तो उसके एंटीसीडेंट के आधार पर आएगी। अर्थात जब कोई, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, अगर उसके आगे कोई वर्ब आती है तो वो क्या ले करके, किस नियम को लेकर के आगे की वर्ब सेटल की जाती है। आगे की वर्ब सेटल की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ये समझिए, जैसे हम कह दें दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, फिर यहां पर आ जाएगा दैट या विच हैव अ बिग प्राइस, ठीक है ना। अर्थात यह उन उत्पादों में से एक है जो बड़ी कीमत रखते हैं। तो यहाँ पर जो हैव आया वो प्रोडक्ट्स के आधार पर आया। ये उन उत्पादों में से एक है। उन उत्पादों में कौन से उन उत्पादों में से एक है जो बड़ी कीमत रखते हैं। विच हैव अ बिग प्राइस, विच हैव, अब यहाँ पर हैज नहीं आएगा, हालांकि हम उत्पादों में से किसी एक को ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन उत्पादों को भी ले रहे हैं। इन्हीं उत्पादों में से हमने इसको लिया है, और ये उत्पाद क्या है, ये वो उत्पाद हैं जिनमें से हमने एक उठाया है, और ये वही उत्पाद हैं जो एक बड़ी कीमत रखते हैं। तो ये जो वर्ब आती है फिर इसके अकॉर्डिंग आती है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी एंटीसीडेंट होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है, सेट की जाती है और डिसाइडेड की जाती है। उसी से कन्फर्म किया जाता है कि हमारी वर्ब किस फॉर्म में आएगी। तो यहाँ हो जाए आई डोंट नो एनी ऑफ द मैन, एनी के वजह से दैट आया, और इस दैट का पहला जो एंटीसीडेंट है यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आई बहुवचन की। तो आई डोंट नो एनी ऑफ द मैन दैट लिव हियर, लोगों में से किसी को नहीं जानता जो यहाँ रहते हैं। जो यहाँ रहता नहीं कहेंगे, मैं उन लोगों में से किसी को नहीं जानता जो यहाँ रहते हैं, एक को भी नहीं जानता जो यहाँ रहते हैं। तो उस ग्रुप की पूरे की बात हो रही है, लेकिन बात हम थोड़ा सा इंडिविजुअली कर रहे हैं। उन लोगों में से मैं एक को भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो किसी को नहीं जानता मतलब उन लोगों को ही नहीं जानते। तो यहाँ पर ये लिव, ठीक, इस तरह से आ जाएगा। तो लिव आया मैन की वजह से और दैट आया एनी वजह से। और तुम समझते हो कि एडजेक्टिव क्लास बनाना आसान है? एडजेक्टिव क्लास बनाना आसान नहीं है। एडजेक्टिव क्लास में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए जरूर घुमा देंगे, दिमाग इधर उधर कर देंगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस चाहिए, कांस्टेंट प्रैक्टिस निरंतर चाहिए, और मुझसे बनेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर अवेलेबल कराऊंगा। हालांकि अब बारी एडवर्ब क्लास की है, तो वह ये तो टाइम बताएगा कि मैं एडजेक्टिव क्लास की क्लास एक और ले लेता हूँ, ये सीधे एडवर्ब क्लास पे आ जाता हूँ, और ये बताना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें इसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हो कि हम इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं और एडजेक्टिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से बना लेंगे, तो आपको शुरू कर दी जाएगी एडवर्ब क्लास। और अगर आप ये कहो कि एक एक्सरसाइज और रिवीजन के रूप में हो जाए, या रिवीजन टाइप में डाल दीजिए, तो मैं एक एक्सरसाइज इसकी और लेकर डाल दूंगा जिसमें और भी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो इसको देखिए, इंजॉय करिए, इसका लाभ उठाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसी वक्त ये मैं अपील करता हूँ कि इसी वक्त उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि टाइम से सारी वीडियो उन तक पहुँचते रहें।
जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको आप अपना ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हो। तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है एक्सरसाइज यही इसी तरह की और चाहिए, अथवा आगे एडवर्ब क्लास पढ़ाना होगा। यानी एडवर्ब क्लास अगर पढ़ाना हो तो बताइए, और अगर एक्सरसाइज चाहिए तो बताइए। कमेंट जरूर करके बताइएगा। कमेंट करने से मुझको लीड मिल जाती है, मुझको पता चल जाता है कि मुझको करना क्या है। तो कीप एंजॉइंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।